तो राष्ट्रपति की कुछ ऐसी आपातकालीन शक्तियां हैं जिनके हम 3 भाग कर रहे हैं, या 3 प्रकार की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। पहली आती है राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। 352 के तहत भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 352। उसके तहत राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कैसे करेगा, किस क्षेत्र में लागू होगा, किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, ये सब हम इसके तहत पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। टुकड़ों में पढ़ने का फायदा यह है दोस्तों कि हमें याद रह जाता है, तरीका मिल जाता है कि किस प्रकार हमें इन तीनों शक्तियों को अलग अलग बांट करके हम कंपैरिजन करके इनको याद रख सकें। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें मेहनत सभी अभ्यर्थी करते हैं, लेकिन भाग्य भी साथ होना जरूरी है। लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। देखो, मेहनत उन सीढ़ियों की तरह है जो आपको ऊंचाई की ओर ले जाती है, और भाग्य उन लिफ्ट की तरह है जो लाइट जाने के बाद बीच में बंद हो जाती है, और जब लाइट जाने के बाद बीच में बंद हो गई इसका मतलब हम वहीं रुक गए। लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर, शिखर की ओर ले जाती है, इसलिए हमें मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए हम इसको टुकड़ों के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद हो गया 352। क्षेत्र, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, किस क्षेत्र में लगेगा? संपूर्ण देश या अन्य किसी भाग, अन्य किसी क्षेत्र विशेष। संपूर्ण भाग या अन्य किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय आपात लग सकता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि पूरे भारत में राष्ट्रीय आपात लगेगा, या किसी एक क्षेत्र में भी लग सकता है। तो अनुच्छेद 352 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात संपूर्ण देश या भारत के किसी भी एक क्षेत्र में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, लागू कर सकता है। लेकिन ये व्यवस्था मूलतः संविधान में नहीं थी, ये व्यवस्था बाद में जोड़ी गई। ये व्यवस्था 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये ध्यान रखें आप। किसी एक क्षेत्र में लगने का जो था वो 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। तो परिस्थितियों के बारे में युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, देखो इसमें भी आपको
याद रखने लायक जो चीज़ है, क्या क्वेश्चन ऐसे आ जावे कि राष्ट्रीय आपात लगाने में कितनी परिस्थितियां होना जरूरी है, तो आप ये मत देख लेना कि एक तो युद्ध हो गया, एक बाह्य आक्रमण हो गया, या एक सशस्त्र विद्रोह हो गया। ऐसा नहीं है। इसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तीनों में से एक स्थिति आने पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह शब्द 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 44वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, गलत हो गया, 44वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। पहले मूल संविधान में युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति, ये शब्द आप याद रखिए। पहले मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, अभी नहीं है इसलिए आपको ये ध्यान नहीं रखना है, लेकिन पहले था। मान लो मूल संविधान में किस आधार पे लगता था, तो ये तीनों शब्द थे। आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द ऐड कर दिया गया। तो बहुत सी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि आंतरिक अशांति शब्द कब हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब या तो भारत सरकार का युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए, या भारत चीन युद्ध हो जाए, या भारत किसी भी देश के साथ शामिल हो जाए, जिन दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है और भारत भी अगर किसी एक देश का पक्ष लेते हुए युद्ध में शामिल हो जाए, तो भी भारत में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। या किसी दूसरे देश ने भारत में आक्रमण कर दिया है तो भी राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। या सशस्त्र विद्रोह, भारत में ही या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जनता शस्त्र लेकर के विद्रोह कर दे तो भी राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। देखो, भारत में कई तरीके के आंदोलन होते रहते हैं और हिंसक आंदोलन भी होते रहते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आपात अभी तक ऐसे हिंसक आंदोलन पर नहीं लगा है, लेकिन राष्ट्रपति को अगर लग जाए और परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया। ये चीज आप ध्यान रखें। आवश्यक परिस्थितियों के बाद इनको लागू करने का तरीका क्या है? लागू करने का तरीका, किस प्रकार से देश में राष्ट्रीय आपात लगेगा? लागू करने का तरीका मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि
पहले मंत्रिमंडल शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ था। मंत्रिमंडल शब्द कहीं नहीं है, मंत्रिपरिषद शब्द लिखा हुआ है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिमंडल शब्द को अनुच्छेद 352 में ऐड किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि मंत्रिमंडल का उल्लेख क्या भारतीय संविधान में है? बिल्कुल है। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है। क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए भारत में आपातकाल लागू कर दिया था। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और आंतरिक अशांति शब्द को हटाया। दूसरा कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए नहीं कह सकता है। अतः मंत्रिमंडल का भी परामर्श होना जरूरी है। अब आप ये ध्यान में रखना, हालांकि हम मंत्रिपरिषद नहीं पढ़ रहे हैं पर यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, प्रश्न आ सकता है। तो अपन कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री व प्रधानमंत्री। दूसरा ऑप्शन मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन केवल कैबिनेट मंत्री। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। पूरी मंत्रिपरिषद इसमें शामिल नहीं होती है और प्रधानमंत्री भी कैबिनेट मंत्री का ही हिस्सा है। इसलिए मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल शब्द मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में फर्क है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री और उप मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री ये सभी सम्मिलित होते हैं। और केवल मंत्रिमंडल शब्द आ जाए इसका मतलब केवल मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपात लागू करता है। तो लागू करने का तरीका आपको ध्यान में आ गया। जारी रखने की प्रक्रिया। अगर देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो गया है, इसको अनवरत जारी रखना है। वो किस प्रकार हम इसको जारी रख सकेंगे? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर लागू करता है, लेकिन उसे 30 दिन के भीतर संसद से विशेष बहुमत से पारित करवाना होता है। विशेष बहुमत में कुल सदस्यों का 50+1 और वोटिंग के दिन जितने उपस्थित होते हैं उसका 2/3 सदस्य अगर उसको पारित कर देते हैं तो वो विशेष बहुमत कहलाएगा। यहाँ पर तो कुल सदस्यों का 50+1 और वोटिंग में उपस्थित सदस्यों का 2/3 सदस्य होना जरूरी है, तो वो राष्ट्रीय आपात लागू रह सकेगा 30 दिवस के भीतर। मान लो 30 दिवस के भीतर संसद से पारित नहीं होता है तो राष्ट्रीय आपात अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरी बात, मान लो राष्ट्रीय आपात लगा दिया है और लोकसभा भंग है, क्या राष्ट्रीय आपात लागू रह सकेगा? बिल्कुल रह सकेगा, क्योंकि राज्यसभा है और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्योंकि राज्यसभा है ही इसलिए ये, क्योंकि जब लोकसभा भंग हो सकती है तो देश में कानून बनाने का काम या देश में कोई भी परिस्थिति बने तो उसके हिसाब से नियम निर्माण के लिए राज्यसभा जरूरी है। तो राज्यसभा से वो पारित कर दिया जाता है। लेकिन
जब भी लोकसभा का पुनर्गठन होगा, पुनर्गठन होने के 30 दिवस के भीतर भीतर लोकसभा से भी उसको पारित करवाना होगा। ध्यान रखें, पहले राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपात लागू करेगा, उसके बाद 30 दिवस के भीतर उसको संसद से पारित करवाना होगा। मान लो लोकसभा भंग है तो उसको लोकसभा भंग है तो लोकसभा के पुनर्गठन पर 30 दिवस के अंदर लोकसभा से भी उसको पारित करवाना आवश्यक है। तो जारी रखने की प्रक्रिया, संसद से विशेष बहुमत कुल सदस्य संख्या का 50+1 और उपस्थित का 2/3 30 दिवस के भीतर 30 दिवस के भीतर पारित होना चाहिए। लोकसभा भंग है लोकसभा अगर भंग है, लोकसभा के पुनर्गठन पर पुनर्गठन पर 30 दिन के भीतर पारित होना चाहिए। लोकसभा अगर भंग है तो 30 दिवस के भीतर पारित होना चाहिए। आपातकाल की अवधि, आपातकाल की अवधि क्या है? मतलब राष्ट्रीय आपात कितने दिन तक लागू रह सकता है? तो 6 महीने तक राष्ट्रीय आपात लागू होता है, उसके बाद वापस संसद उसे पारित करती रहेगी, 6 महीने के लिए वापस बढ़ता रहेगा। तो 6 महीने तक लागू रहता है, संसद द्वारा पारित होने के बाद ये अनंत समय तक या अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे 6 माह तक तथा संसद द्वारा स्वीकृति मिलने पर अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपात को लागू किया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए आपको ध्यान रखना है विशेष कि आपातकाल की अवधि क्या है। तो 6 माह तक राष्ट्रीय आपात लागू हो जाता है और 6 माह के पश्चात भी अगर राष्ट्रीय आपात को लागू रखना है तो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से इसको वापस 6 महीने के लिए लागू करेंगे, फिर वापस 6 महीने के लिए लागू करेंगे। ऐसे करते हुए ये अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रीय आपात को लागू किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर जो आपातकाल लगा था वो खैर हम आगे डिटेल में बता दूंगा। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट
या आप उतार सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपात लगते ही इसका क्या प्रभाव पड़ता है, घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है। पॉइंट डालेंगे आप, घोषणा का प्रभाव। घोषणा का प्रभाव ये होता है, राष्ट्रीय आपात लगते ही अनुच्छेद 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन संपत्ति की स्वतंत्रता को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया। अतः 6 स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं 358 के तहत स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जो 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वो अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लगा है तो इन पर रोक नहीं लगती है या निलंबित नहीं होती है। देखो, ये हमारे मूल अधिकार का हिस्सा है। आप ऐसा मत समझना कि ये स्वतंत्रताएं बिल्कुल समाप्त हो जाती है। समाप्त नहीं होती है, सस्पेंड होती है, निलंबित होती है, और स्वतः ही निलंबित नहीं होती है। इनको राष्ट्रपति निलंबित करता है। लेकिन अनुच्छेद 358 में ये दिया हुआ है कि अगर सशस्त्र विद्रोह को छोड़कर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो तो 358 के तहत 19 अनुच्छेद की जो स्वतंत्रताएं हैं वह स्वतः निलंबित हो जाती है, वो नागरिकों को नहीं मिलती है। एक अनुच्छेद 359 के तहत नागरिकों को मूल अधिकारों में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति नागरिकों को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को समाप्त कर देता है। समाप्त नहीं, सॉरी, निलंबित हो जाते हैं। बाकी अधिकार निलंबित। दोस्तों, ये ध्यान रखने योग्य बात है। कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको राष्ट्रीय आपात के तहत भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 व 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपराधों में दोष सिद्धि से संरक्षण। ये क्योंकि आदमी को जिंदा रहने का जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है, उसको
कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है या कोई निलंबित नहीं कर सकता है, आपको जीने का अधिकार है। इसीलिए ये दोनों अनुच्छेद ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं होते हैं या निलंबित नहीं होते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। और क्या प्रभाव पड़ता है इसका, राष्ट्रीय आपात का? अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद अपने पास ले लेती है। राज्य सूची के विषयों पर संसद के पास आ जाते हैं। घोषणा का क्या क्या प्रभाव पड़ा? अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल नहीं लगा है तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत नागरिकों को अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर बाकी अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची के विषयों पर भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली के तहत 3 सूचियों के माध्यम से विषयों को बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है और समवर्ती सूची पर दोनों को है। तो राज्य सूची के विषयों पर भी क्या संसद कानून बना सकती है? तो हाँ, लेकिन कब? जब देश में राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है, क्योंकि राज्य सूची राज्यों का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के समय क्योंकि देश महत्वपूर्ण है तो उस समय राज्य सूची के विषयों पर भी संसद कानून बना सकती है। जैसे देश में राष्ट्रीय आपात लग गया है, अब राष्ट्रीय आपात की समाप्ति कैसे होती है? राष्ट्रीय आपात की समाप्ति या तो संसद से 30 दिन में अगर पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय आपात 30 दिन बाद स्वतः समाप्त समझा जाता है, या राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस ले लेता है, या संसद का या लोकसभा या एक सदन का 1/10 भाग 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लेकर आते हैं कि हम राष्ट्रीय आपात को वापस लेना चाहते हैं या राष्ट्रीय आपात की समाप्ति चाहते हैं, तो 1/10 सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं। फिर उस पर वोटिंग होगी और अगर वो प्रस्ताव संसद में दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रीय आपात समाप्त समझा जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति किस प्रकार होती है? 1/10 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, पारित होने पर समाप्त, और राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा वापस लेने पर भी राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की जा सकती है। अब दोस्तों, न्यायालय का दृष्टिकोण,
क्या न्यायालय राष्ट्रीय आपात पर क्या कर सकता है? क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में। तो राष्ट्रीय आपात को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ध्यान रखें, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न आ जाए, क्या राष्ट्रीय आपात का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अध्यादेश को भी क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? राष्ट्रपति के अध्यादेश को, जी हाँ, उसको भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और राष्ट्रीय आपात को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि राष्ट्रीय आपात जो लगा है क्या वो सही है या गलत है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है। तो ये भी हम देख सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं 10वां पॉइंट है इसका कि व्यवहार में इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है। राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कितनी बार लगा है, इस बात को जानेंगे। व्यवहार में प्रयोग, भारत में राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा। प्रथम बार कब लगा? 1962 में। 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था। भारत चीन युद्ध के समय भारत और चीन युद्ध के समय भारत में राष्ट्रीय आपात लगा। उस दरमियान राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे। दूसरा आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपात, 1971 में। भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971 में राष्ट्रीय आपात लगा था। उस समय राष्ट्रपति वी गिरी थे। दोस्तों, इसके बीच में 1965 में भी भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, उस समय राष्ट्रीय आपात क्यों नहीं लगा? क्योंकि 1962 में जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था वो ही राष्ट्रीय आपात चल रहा था, वो समाप्त नहीं हुआ था। इस वजह से 1965 में अलग से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं हुई, वो अनवरत चालू रहा।
1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो उस समय ये आपातकाल लगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये आपातकाल 1977 तक रहा, तीसरा आपातकाल लगा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने पहले आवश्यक परिस्थितियां बताई, उसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह शब्द बताया था। सशस्त्र विद्रोह से पहले संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसको 44वें संविधान के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से उसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगा, इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं कि इंदिरा गांधी ने 1971 में चुनाव लड़ा था उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चुनाव लड़ा था इंदिरा गांधी। ये कुछ एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ा या किस जगह से लड़ा, लेकिन इससे संबंधित कुछ जानकारी है, इसलिए मैं आपको कुछ स्टोरी टाइप बता रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था रायबरेली से, और इंदिरा गांधी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने वाले थे वो थे राजनारायण। राजनारायण चुनाव हार गए और इंदिरा गांधी चुनाव जीत गए, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। राजनारायण ने इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 4 साल बाद 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया कि इंदिरा गांधी का चुनाव, बूथ कैप्चरिंग वगैरह ये उस समय बहुत होती थी, जबरदस्ती वोट डलवाना, हिंसा वगैरह, उसके खिलाफ राजनारायण कोर्ट गए थे कि गलत तरीके से इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता है। तो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया और 6 साल तक उसको स्थगित भी कर दिया कि इंदिरा गांधी चुनाव ही नहीं लड़ सकती है। 6 साल के लिए उनको रोक दिया गया। इंदिरा गांधी उस समय बहुत विश्व में, भारत में ही नहीं, बहुत पावरफुल लेडी थी और बहुत ताकतवर लेडी थी। तो पूरे देश में तूफान सा आ गया। तूफान आना ही था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो दबदबा था देश में, इस वजह से लोग आंदोलन करने लग गए। और जेपी नारायण ने भी आंदोलन किया था इंदिरा गांधी के खिलाफ, लोकतंत्र बचाओ के मामले में। तो इंदिरा गांधी को आशंका हो गई थी कि पब्लिक मेरे खिलाफ जाने लग गई है। तो इंदिरा गांधी वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, और 25 जून को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि इंदिरा गांधी का जो चुनाव है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो रद्द किया है वो गलत है। इंदिरा गांधी पर जो भी रोक लगाई थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। लेकिन उसी दिन इंदिरा गांधी को देर रात, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, एक मैसेज के माध्यम से या टेलीफोन द्वारा रात को 12 बजे
आंतरिक अशांति के आधार पर, अशांति कौन सी? उस समय जब संविधान में आंतरिक अशांति शब्द को जोड़ा जा रहा था तो केटी शाह ने मना किया था कि आंतरिक अशांति शब्द को आप हटा दो, इसका क्या आधार है, कोई भी इसका दुरुपयोग करेगा, तो उस समय हटाया नहीं गया था। तो यही साबित हुआ और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सूचना दी और 25 जून आधी रात को राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया और इसकी अधिसूचना 26 जून 1975 को देश में राष्ट्रीय आपात लग गया। देश में राष्ट्रीय आपात लग गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछले आरएस प्री के एग्जाम में 2018 आरएस प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1975 में राष्ट्रीय आपात किस दिन लागू हुआ या किस तिथि को लागू हुआ? उसमें 25 जून भी थी और 26 जून भी थी। विद्यार्थियों में काफ़ी दुविधा हो गई विद्यार्थियों को और असमंजस में पड़ गए कि कौन सी तारीख को हम लागू करें। बहुत सी गाइडों में 25 जून भी दिया होता है, 26 जून भी दिया होता है, लेकिन 25 जून की मध्य रात्रि को इन्होंने ये लागू करवाया। लेकिन लागू जो अधिसूचना लागू हुई, अधिसूचना जारी 25 जून को ही हो गई थी, लेकिन 26 जून को उसको लागू किया गया। इसीलिए आरपीएससी ने 26 जून को आंसर स्वयं माना है। तो आप ये राष्ट्रीय आपात लागू कब हुआ? तो 26 जून को लागू हुआ, ये आप ध्यान रखें। अब आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया, इसको 1977 में वापस चुनाव हुए तो डेमोक्रेसी सेव का नारा दिया गया, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और लोकसभा में बहुमत इंदिरा गांधी या कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला और गठबंधन की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी और उन्होंने आते ही इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी आधार पर राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सके। इसीलिए उन्होंने आंतरिक अशांति को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा और मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा कि मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रीय आपात को लागू किया जा सकेगा। एक घोषणा के प्रभाव में मैं एक और बात बताना चाहता था कि राष्ट्रीय आपात के समय लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। जब राष्ट्रीय आपात लग रहा हो तो लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की, उस समय चुनाव कराया जाना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है, तो लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। तो ये भी राष्ट्रीय आपात का प्रभाव है। तो आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया और मंत्रिमंडल शब्द इसमें उल्लेख किया गया, जिससे कोई भी इसका दुरुपयोग ना करें। इसीलिए 1977 में इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई, देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में जाना। जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। आंतरिक अशांति शब्द कब जोड़ा गया, किस प्रधानमंत्री ने जोड़ा, मोरारजी देसाई ने जोड़ा, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा। सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1962 में किन किन के बीच युद्ध हुआ,
जिसके कारण राष्ट्रीय आपात लगा तो भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 75 का जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेट भी पिछले एग्जाम में पूछ ली थी।